अब नेक्स्ट पे चलते हैं तुम्हारा थ्योरी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा थ्योरी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थ्योरी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला है तुम्हारा कॉलिजन थ्योरी, और दूसरा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। यही दो थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पहला चलते तुम्हारा कॉलिजन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जैसे हम लोग दो सब्सटेंस लिए हुए, उस दोनों सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिला दे रहे हैं ताकि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो। तो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग दो सब्सटेंस को मिला दे रहे हैं। तो अब मिलाने के बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ कॉलिजन थ्योरी हम लोग प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह से प्रोडक्ट है उसी पर डिपेंड करता है। तो कॉलिजन थ्योरी के अनुसार यहाँ पर प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होगा। अब वो जो कॉलिजन है, जरूरी नहीं है यदि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड किया, उसमें कॉलिजन हुआ तो वह प्रोडक्ट बना ही दे। तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाने का प्रोबेबिलिटी है, तो जहां पर यदि रिएक्टेंट एक दूसरे से कोलाइड करके एक दूसरे से टकरा कर यदि प्रोडक्ट बना दे रहा है, तो वह जो टक्कर है, वह जो कॉलिजन है, वह कहलाता है अफेक्टिव कॉलिजन। तो कॉलिजन दो तरह का, एक हो गया अफेक्टिव कॉलिजन और दूसरा है अनअफेक्टिव कॉलिजन। अफेक्टिव कॉलिजन हुआ यदि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करके तुम्हारा यह प्रोडक्ट बना दे रहा है, तो वह अफेक्टिव कॉलिजन। यदि प्रोडक्ट नहीं बना है तो वह तुम्हारा अनअफेक्टिव कॉलिजन। तो अब यहाँ पर इफेक्टिव कॉलिजन या अनइफेक्टिव कॉलिजन है, वह तुम्हारा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन करने का मतलब एक यूनिट टाइम में, इकाई समय में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना कॉलिजन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना कॉलिजन हो रहा है, वही कहलाता है तुम्हारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और दूसरा बात है इफेक्टिव कॉलिजन कितना है, वह डिपेंड करता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन हो रहा है वह कॉलिजन कितना ज्यादा इफेक्टिव है, उसी का है तुम्हारा। तो यहाँ पर रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वह तुम्हारा कॉलिजन थ्योरी के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का। और तुम्हारा इफेक्टिव कॉलिजन कितना है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन कितना हो रहा है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ हो गया फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो तुम्हारा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब यूनिट टाइम में कितना कॉलिजन हो रहा है। यहाँ हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन यूनिट टाइम। और यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन करने का मतलब कितना मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है और उस मॉलिक्यूल्स में कितना तुम्हारा प्रोडक्ट दे पा रहा है, वही हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन को लिखते हैं T⁻⁻TA by RT से
अब फ्रीक्वेंसी जो है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा जेड से। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड और e टू द पावर माइनस ई ए बाय आरटी, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब इसके बेसिस पर देखा गया तो जो रेट का वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू नहीं आ रहा है, उसके अलावा कुछ हो रहा है। तो बाद में उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके यह बताया गया कि यह इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है वो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, वह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से ओरिएंटेड है, किस तरह से तुम्हारा कोलिजन हो रहा है, वह उस बात पर भी डिपेंड करता है। तीसरा जो फैक्टर है जिस पर यह डिपेंड कर रहा है वह है ओरिएंटेशन फैक्टर, जो यह बताता है कि ओरिएंटेशन यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन रहा तो प्रोडक्ट बनाएगा, कोलिजन इफेक्टिव होगा। यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर ओरिएंटेशन होना चाहिए, होना चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एक तरह का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है क्लोरोमीटर है, अब हाइड्रोक्सी ग्रुप OH माइनस, अब यह हाइड्रोक्सी ग्रुप OH माइनस इधर से अप्रोच कर सकता है, मतलब क्लोरीन का अपोजिट डायरेक्शन से भी अप्रोच कर सकता है और यहाँ पर क्लोरीन की तरफ से भी अप्रोच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन यदि निगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप निगेटिवली चार्ज है, तो जब यह हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लोरीन की तरफ से अप्रोच करेगा तो वहां पर यह रिएक्शन कोलिजन क्लोरीन की तरफ से टकराएगा, यहाँ पर यह प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। लेकिन यही हाइड्रोक्सी ग्रुप जब तुम्हारा क्लोरीन का अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करेगा कार्बन के पास तो यह कोलिजन तुम्हारा इफेक्टिव होगा, वहां पर वह प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वह भी तुम्हारा प्रोडक्ट बनाने में रोल करता है। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इस तरह से तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट आर एक फॉर्मूला हो गया जेड जो बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में, इनटू e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी जो बताता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के बारे में, और इनटू पी जो बताता है प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में। तो इस तरह से एक इक्वेशन हो गया तुम्हारा कोलिजन थ्योरी का। अब सेकंड आता है तुम्हारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, तो वो देखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर तुम्हारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो यहाँ पर क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में, तो अब यहाँ पर क्या आता है, जैसे मान लेते हैं ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हैं, यह दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यह कहलाएगा तुम्हारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसी का एक और नाम है ट्रांजिशन स्टेट। और यहां पर यह ट्रांजिशन स्टेट के बाद यह तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो अब क्या है कि यहाँ पर जब इस थ्योरी के अनुसार कि ए और बी यह दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेगा और कंबाइन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जब कॉम्बिनेशन ए और बी के बीच में हो रहा है तो होने के बाद इस ए और बी का एनर्जी बढ़ेगा, और ए और बी का एनर्जी बढ़ा तो यह तुम्हारा यहाँ पहुंच गया और यहाँ पर ए और बी इसके बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है
तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यह प्रोडक्ट दे देगा या तो यह फिर इनिशियली रिएक्टेंट में आ जाएगा। तो पहले ए और बी यह दोनों एक दूसरे से कंबाइन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, या उसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ट्रांजिशन स्टेट बना पाते हैं, और उसके बाद वह फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो अब यहाँ पर यह तुम्हारा रिएक्टेंट का एनर्जी, तुम्हारा ये ग्राफ एनर्जी बता रहा है, और यह बता रहा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट करने का मतलब वो फैक्टर जिस पर रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। यह तुम्हारा एनर्जी हो गया। तो जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में यह तुम्हारा रिएक्ट, यहाँ पर एनर्जी है, तो जैसे यह दोनों कंबाइन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, तो इस दोनों का एनर्जी बढ़ गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी का ज्यादा हो गया। यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन के लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनाने के लिए, वह कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और जब ए और बी ये दोनों मिलकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद यह फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास होना चाहिए, वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग कहते हैं तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट। इसी का एक और नाम है ट्रांजिशन स्टेट, और इसी के नाम पर पढ़ा है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। यूनिट तुम्हारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक टॉपिक है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो छूट गया तो उसको हम बता दे रहे हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के का यूनिट कैसा होता है? तो रेट के बारे में बताए थे, रेट ऑफ रिएक्शन, वह तुम्हारा के यहाँ पर रेट कांस्टेंट था, और ए इस पर पावर एन, जहां पर एन जो है यह बताता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, एन बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर रेट होता है तुम्हारा जो कंसंट्रेशन घट रहा है डी ए बाय डी टी इक्वल टू के ए टू द पावर एन। यहाँ पर के जो है तुम्हारा, अब रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं हम लोग, तो रेट का जो यूनिट है, रेट का जो यूनिट होगा वह तुम्हारा आता है, रेट में का कंसंट्रेशन चेंज, यूनिट टाइम में उसके कंसंट्रेशन में चेंज क्या आ रहा है वो डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन में चेंज हम लोग तुम्हारा उसका यूनिट लेते थे मोल पर लीटर, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन का यूनिट, और टाइम में चेंज हो रहा है तो उसका हम लोग यूनिट लेते हैं सेकेंड। तो मोल पर लीटर यहाँ पर सेकेंड बराबर हो गया के। अब यहाँ पर फिर कंसंट्रेशन है, ये हो जाएगा तुम्हारा मोल पर लीटर इस पर पावर एन। तो अब के बराबर हो जा रहा है तुम्हारा मोल लीटर इनवर्स। अब यह टर्म इधर आ गया, यहाँ पर हो गया मोल लीटर इनवर्स इस पर पावर एन और सेकेंड, तो यह हो जा रहा है तुम्हारा मोल लीटर इनवर्स है। अब यह देखो यहाँ पर यह तुम्हारा यहाँ पर वन, यहाँ पे ये है डिवाइड में, यहाँ पे वन माइनस एन, यहाँ हो गया वन माइनस एन, और सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स इस तरह से। यहाँ पर जो के का यूनिट है रेट कांस्टेंट के, इसका यूनिट हो गया तुम्हारा मोल लीटर इनवर्स इस पर पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये तुम्हारा यूनिट हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा तुम्हारा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू हो जाता है 1, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स इस पर पावर 1 माइनस एन, 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स, अब 1 माइनस एन यह हो जाएगा 0 सेकेंड इनवर्स, और किसी भी टर्म पर यदि 0 पावर आ रही तो उसका वैल्यू आता है 1, ये हो गया सेकेंड इनवर्स। तो ये जो सेकेंड इनवर्स है ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। वहीं पर जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के वह इक्वल हो जाता है तुम्हारा
के का तुम्हारा यहाँ पर इस फॉर्मूला बैठा है तो मोल लीटा इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो k का यूनिट है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हुआ तो मोल लीटा इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसके लिए रेट यूनिट ऑफ के है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू वह हो जाएगा तुम्हारा मोल लीटा इनवर्स इस पर पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, और ये हो गया मोल लीटा इनवर्स तो पावर माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यहाँ हो जाएगा मोल टू द पावर 1 माइनस 1 लीटर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लीटर हो गया और सेकेंड इनवर्स, ये तुम्हारा यूनिट हो गया के का जब तुम्हारा वह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा।